नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल अवेयरनेस की क्लास में स्वागत करता हूँ। ये जनरल अवेयरनेस सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराए जाते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप अन्य सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के कौन से हिस्से पायरिया से प्रभावित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई पायरिया? ऑप्शंस हैं ब्रोंकस यानी कि श्वसनी, छोटी आंत, दांत और मसूड़े, या फिर बड़ी आंत। सही उत्तर होगा इसका सी, टीथ एंड गम्स, दांत और मसूड़े। पायरिया एक आमतौर पर मसूड़े की बीमारी के रूप में जाना जाता है, और ये गम की सूजन होती है जो दांतों को घेरे रहती है। दिन भर में आपके दांतों पर एक बायोफिल्म नामक पतली परत बन जाती है, जिसे प्लेक के रूप में जाना जाता है। यह एक चिपचिपी और प्राकृतिक परत है जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चेचक का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज स्मॉल पॉक्स? ऑप्शन है बैक्टीरिया, एल्गाई, वायरस या फिर फंगस। सही उत्तर होगा वायरस, विषाणु। चेचक दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग छोटी चेचक या फिर छोटी माता और बड़ी चेचक को बड़ी माता के रूप में जानते हैं। यह एक गंभीर बीमारी है। चेचक के कारण शरीर में दाने उभर आते हैं और इन दानों में दर्द होता है, खुजली भी होती है। सिम्टम्स क्या है? बुखार आना और कमजोरी होना, ये सब सिम्टम्स है इस बीमारी के। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो भी अलग अलग बीमारियां होती है उसके ऊपर एक स्टैटिक जीके का क्लास कराया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स के द्वारा बीमारियां होती है जो कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर वो क्लास कराई गई थी। तो आप लोग ज़रूर उसे देखें जिन्होंने नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन ए हेल्दी पर्सन इज? ऑप्शंस हैं 4 से 5 लीटर, 3 से 5 लीटर, 3 से 4 लीटर या फिर 2 से 3 लीटर। सही उत्तर होगा 4 से 5 लीटर। ये एक एवरेज किसी भी इंसान में इतना ब्लड होता है। और ब्लड है क्या? ये एक तरल पदार्थ है जिसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। और ब्लड के सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है श्वेत रुधिर कोशिकाएं वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा होता है उसमें 91 से 92% जल और शेष सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये सब होता है। ब्लड के फंक्शंस क्या हैं? फुसफुसे यानी कि लंग्स से शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस फुसफुसे तक ले आना, पहला फंक्शन है ये ब्लड का। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय। ब्लड के और भी अन्य फंक्शन हैं, जैसे पोषक पदार्थों, औषधि यानी कि मेडिसिन्स, विटामिन आदि को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, शरीर में लवण और क्षार का संतुलन बनाए रखना, ये सब कुछ फंक्शंस हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक को निम्न में से किसके व्यक्तित्व पर लिखा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज नेम्ड हिज ऑटोबायोग्राफी एज
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ऑप्शन है गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या फिर एम.एस. धोनी। सही उत्तर होगा सौरव गांगुली। और इस पुस्तक का सह लेखन कौन है? गौतम भट्टाचार्य। और प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था, किस प्रकाशन द्वारा? ये जुगरनॉट बुक्स द्वारा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लियर करना आवश्यक है। सौरव गांगुली क्रिकेट की दुनिया में दादा के नाम से मशहूर हैं और ये भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में से एक माने जाते हैं। वह बाएं हाथ से एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं। टेस्ट, वनडे और आईपीएल मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किए हैं और उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है जो कि आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर, महाराजा। ये सारे कुछ नाम्स हैं जिनसे उनको जाना जाता है और वो वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान? ऑप्शन है थिम्पू, पारो, डागा या फिर काठमांडू। सही उत्तर होगा थिम्पू। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह तिब्बत और भारत के बीच स्थित लैंडलॉक देश है, मतलब कि इसका कोई कोस्टल एरिया नहीं है, एक लैंडलॉक देश है ये। और इस देश का स्थानीय नाम क्या है? डुगयुल। यह मुख्यतः पहाड़ी देश है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है यहाँ पर। सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर यह तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र ये देश भारत के करीब है। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज जोनखा। और यहाँ पर राजा की शासन चलता है। तो वर्तमान में कौन है? जिग्मे खेसर नामग्युल वांगचुक। और प्रधानमंत्री कौन है? लोते तेसरिंग। मुद्रा क्या है यहाँ का? डुलत्रुम। और भारतीय रुपया भी चलता है यहाँ पर। तो डुलत्रुम और भारतीय रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है फॉसिल ईंधन यानी कि जीवाश्मी ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जीरोजा स्रोत है। ए बायो एनर्जी सोर्स ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन टू सप्लीमेंट फॉसिल फ्यूल पेट्रोल इज। ऑप्शन है डीजल, मीथेन, किरोसिन या फिर इथेनॉल। सही उत्तर होगा एथेनॉल। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है और ये एक सिंपल अल्कोहल है और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C2H6O या फिर C2H5OH। एथेनॉल एक ज्वलनशील रंगहीन तरल है जिसमें थोड़ी सी गंध होती है, थोड़ा सा ऑडर होता है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक कागजात किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? कॉमर्शियल पेपर आर इशूड बाई। ऑप्शंस है भारत सरकार द्वारा, कॉरपोरेट्स द्वारा, प्राथमिक विक्रेता यानी कि प्राइमरी डीलर्स द्वारा या फिर केवल बी और सी। सही उत्तर होगा केवल बी और सी। कॉरपोरेट्स और प्राइमरी डीलर्स द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। और ये होता क्या है? ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उस समय ये प्रॉमिसरी नोट्स के फॉर्म में इशू किए जाते थे। और कौन कौन इशू कर सकता है? कॉरपोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे एलिजिबल हैं कॉमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए। कॉरपोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन ओलंपिक मेडल विनर? ऑप्शन है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर या फिर कर्णम मल्लेश्वरी।
सही उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर हैं जो पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं। 2000 में सिडनी ओलंपिक मल्लेश्वरी ने स्नैच में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 240 किलोग्राम वजन उठाया और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है? हाउ मैनी लिस्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है 3, 1, 6 या फिर 5। सही उत्तर होगा 3 लिस्ट है। और ये कौन कौन से लिस्ट हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों का एक हिस्सा है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में उल्लेखित सूची के 3 प्रकारों के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जो हमने बताया पहले, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कितने सब्जेक्ट्स हैं? यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट्स थे, जो कि अब बदलकर हो गया है 100 सब्जेक्ट्स। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितने सब्जेक्ट्स हैं। उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 61 है, 61 है, लेकिन पहले कितने थे? 66 थे। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स याद रखिएगा। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। और पिछले क्वेश्चंस यानी कि सब्जेक्ट्स के ऊपर हम अलग से स्पेशल क्लास का वीडियो बना देंगे, जिसमें बारीकी से समझाएंगे कि तीनों लिस्ट क्या है और किसको कितना पावर है, किसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, सारे को कवर कर देंगे। तो आप लोग जुड़े रहें बस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? विच इज़ द नेचुरल डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया एमॉन्ग द फॉलोइंग? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोलकाता या फिर मुंबई। सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा, लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। यह बंदरगाह मूल रूप से आयरन अयस्क यानी कि आयरन ओर्स के एक्सपोर्ट के लिए एक आउटलेट के रूप में बनाया गया था। मेनली जापान को यहाँ से आयरन ओर्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस तरीके से आज का ये जनरल अवेयरनेस की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। डेली बेसिस पर कराई जाने वाली ये क्लास आप लोग ज़रूर देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है ये क्लास। तो आप लोग बस जुड़े रहें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।